होश संभालने के साथ ही नरेंद्र उस औरत को अपने घर में देखता आ रहा था। वह कौन थी उसे पता नहीं था। बचपन में जब भी वह किसी से उस औरत के बारे में पूछता था तो वह उसको डांट कर चुप करा देता था। घर के बाईं ओर जहाँ गाय भैंस बांधे जाते थे उसके करीब ही एक छोटी सी कोठरी बनी हुई थी और वह औरत उसी कोठरी में सोती थी। माँ का व्यवहार उस औरत के प्रति अच्छा नहीं था, जबकि उसका बाप बलवंत और बुआ सिमरन उस औरत के साथ कुछ हमदर्दी से पेश आते थे। नरेंद्र की माँ बलजीत का सलूक तो उस औरत के साथ इतना खराब था कि वह सारा दिन उससे जानवरों की तरह काम लेती थी और फिर उसके सामने बचा खुचा और बासी खाना डाल देती थी। कई बार तो लोगों का जूठन भी उसके सामने डालने में बलवंत परहेज नहीं करती थी, लेकिन जैसा भी जो भी मिलता था वह औरत चुपचाप खा लेती थी। होश संभालने के बाद नरेंद्र ने घर में रह रही उस औरत को लेकर एक और भी अजीब चीज महसूस की थी। वह हमेशा नरेंद्र की तरफ दुलार और हसरत भरी नजरों से देखती थी। वह उसे छूना और सहलाना चाहती थी, पर घर के किसी सदस्य के होने पर उस औरत की नरेंद्र के करीब आने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब भी नरेंद्र उसके सामने अकेले पड़ जाता और आसपास कोई दूसरा नहीं होता तो वह उसको सीने से लगा लेती और पागलों की तरह चूमती। ऐसा करते हुए उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक ऐसा दर्द भी होता था जिसको शब्दों में जाहिर करना मुश्किल था। कुदेशन शब्द को नरेंद्र ने पहली बार तब सुना था जब उसकी उम्र 14-15 साल की थी। गांव के कुछ दूसरे लड़कों के साथ नरेंद्र जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था वह गांव से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर था। नरेंद्र के साथ गांव के 7-8 लड़कों का समूह एक साथ स्कूल के लिए जाता था और रास्ते में अगर कोई झगड़ा ना हुआ तो एक साथ ही वे स्कूल से वापस भी आते थे। सुबह स्कूल जाने से पहले सारे लड़के गांव की चौपाल पर जमा होते थे। एक साथ मस्ती करते हुए स्कूल जाने में रास्ते की दूरी का पता नहीं चलता था और जब कभी समूह का कोई लड़का वक्त पर चौपाल नहीं पहुंचता था तो उसकी खोज खबर लेने के लिए किसी लड़के को उसके घर दौड़ाया जाता था। हमारे साथ स्कूल जाने वाले लड़कों में से एक सुरजीत भी था जिसके साथ नरेंद्र की खूब पटती थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। नरेंद्र कई बार सुरजीत के घर भी जा चुका था। एक दिन जब स्कूल जाते समय सुरजीत गांव की चौपाल पर नहीं पहुंचा तो उसकी खोज खबर लेने के लिए नरेंद्र उसके घर पहुंच गया। पहले तो घर में दाखिल होकर नरेंद्र ने देखा कि सुरजीत को बुखार है। वह वापस मुड़ा तो उसकी नज़र सुरजीत के घर में एक औरत पर पड़ी जो उसके लिए अनजान थी। वह जवान औरत गांव में रहने वाली औरतों से एकदम अलग थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके अपने घर में रह रही औरत उसे नजर आती थी। चूंकि नरेंद्र को स्कूल जाने की जल्दी थी इसलिए उसने इस बारे में सुरजीत से कोई बात नहीं की। 2 दिन बाद सुरजीत स्कूल जाने वाले लड़कों में फिर से शामिल हो गया तो छुट्टी के बाद गांव वापस लौटते हुए नरेंद्र ने उससे उस अजनबी औरत के बारे में पूछा था। इस पर सुरजीत ने कहा, बापू ने कुदेशन रख ली है। कुदेशन वह क्या होती है? नरेंद्र ने हैरानी से पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन कुदेशन के कारण माँ और बापू में रोज झगड़ा होने लगा है। माँ कुदेशन को घर में 1 मिनट भी रखने को तैयार नहीं, लेकिन बापू कहता है कि भले ही लाशें बिक जाएं, कुदेशन यहीं रहेगी। सुरजीत ने बताया, मगर तेरा बापू इस कुदेशन को लाया कहाँ से है? क्या पता, तुमको तो मालूम ही है कि मेरा बापू ड्राइवर है, कंपनी का ट्रक लेकर दूर दूर के शहरों तक जाता है, कहीं से खरीद लाया होगा, सुरजीत ने कहा। सुरजीत की इस बात से नरेंद्र को और ज़्यादा हैरानी हुई थी। उसने जानवरों की खरीद फरोख्त की बात तो सुनी थी, मगर इंसानों को भी खरीदा या बेचा जा सकता है, यह बात वह पहली बार सुरजीत के मुख से सुन रहा था। कुदेशन शब्द एक सवाल बनकर नरेंद्र के जहन में लगातार चक्कर काटने लगा। उसको इतना तो एहसास था कि कुदेशन शब्द में कुछ बुरा और गलत था, किंतु वह बुरा और गलत क्या था यह उसको नहीं पता था। कुदेशन शब्द को लेकर घर में किसी से कोई सवाल करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वह किससे पूछे यह नरेंद्र की समझ में नहीं आ रहा था। असमंजस की
उस स्थिति में अचानक ही नरेंद्र के दिमाग में अमली चाचा का नाम खोदा था। अमली चाचा का असली नाम गुरबख्श था। अफीम के नशे का आदी अमली होने के कारण ही गुरबख्श का नाम अमली चाचा पड़ गया था। गांव के बच्चे जवान और बड़े बूढ़े तक गुरबख्श को अमली चाचा कहकर बुलाते थे। दूसरे शब्दों में गुरबख्श सारे गांव का चाचा था। गांव की चौपाल के पास ही अमली चाचा पीपल के नीचे जूतों को गांठने की दुकानदारी सजा कर बैठता था। वह अकेला था क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। एक एक करके उसके अपने सारे मर गए थे। आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं था। अमली चाचा के गांव के हर शख्स से अमली चाचा का मजाक चलता था। बड़े तो बड़े नरेंद्र के उम्र के लड़कों के साथ भी उसका हंसी मजाक चलता था। आते जाते लड़के अमली चाचा से छेड़खानी करते थे और वह इसका बुरा नहीं मानता था। हाँ, कभी कभी छेड़खानी करने वाले लड़कों को भद्दी भद्दी गालियाँ जरूर दे देता था। शरारती लड़के तो अमली चाचा की गालियाँ सुनने के लिए ही उसको छेड़ते थे। नरेंद्र ने जब से होश संभाला था उसका भी अमली चाचा से वास्ता पड़ता रहा था। जब भी उसके पाँव की चप्पल कहीं से टूटती थी तो उसकी मरम्मत अमली चाचा ही करता था। चप्पल की मरम्मत और पालिश करके एकदम उसको नया जैसा बना देता था। अमली चाचा काम करते हुए बातें करने की अमली चाचा की आदत थी। बातों में नोक-झोंक में कई बार बड़ी काम की बातें भी कह जाता था। अमली चाचा कुदेशन के बारे में अमली चाचा से वह पूछेगा, ऐसा मन बनाया था नरेंद्र ने। एक दिन जब स्कूल से वापस आकर सब लड़के अपने अपने घर की तरफ रुक कर गए तो नरेंद्र घर जाने के बजाय चौपाल की करीब पीपल के नीचे जूतों की मरम्मत में जुटे अमली चाचा के पास पहुंच गया। नरेंद्र को देख अमली चाचा ने कहा, क्यों रे, फिर टूट गई तेरी चप्पल? तेरी चप्पल में अब जान नहीं रही। अपने कंजूस बाप से कह दे अब नई ला दे। मैं चप्पल बनवाने नहीं आया चाचा। तब इस चाचा से और क्या काम पड़ गया तुझे? बोल, अमली ने पूछा। नरेंद्र अमली चाचा के पास बैठ गया। फिर थोड़ी सी ऊहापोह के बाद उसने पूछा, एक बात बतलाओ चाचा, यह कुदेशन क्या होती है? नरेंद्र के सवाल पर जूता गांठ रहे अमली चाचा का हाथ अचानक रुक गया। चेहरे पर हैरानी का भाव लिए वह बोले, तू यह सब क्यों पूछ रहा है? मैंने सुरजीत के घर में एक औरत को देखा था चाचा। सुरजीत कहता है कि वह औरत कुदेशन है जिसको उसका बापू शहर से लाया है। बतलाओ ना चाचा, कौन होती है कुदेशन? क्या करेगा जानकर? अभी तेरी उम्र नहीं है ऐसी बातों को जानने की। थोड़ा बड़ा होगा तो सब अपने आप मालूम हो जाएगा। जा घर जा। नरेंद्र को टालने की कोशिश करते हुए अमली चाचा ने कहा, लेकिन नरेंद्र जिद पर अड़ गया। तब अमली चाचा ने कहा, कुदेशन वह होती है बेटा जिसको मर्द लोग बिना शादी के घर में ले आते हैं और उसको बीवी की तरह रखते हैं। मैं कुछ समझा नहीं चाचा। थोड़े और बड़े हो जाओ बेटा तो सब समझ जाओगे। कुदेशनें तो इस गांव में आती ही रही हैं। आज सुरजीत का बाप कुदेशन लाया है। एक दिन तेरा बाप भी तो कुदेशन लाया था, पर उसने यह सब तेरी माँ की रजामंदी से किया था। तभी तो वह वर्षों बाद भी तेरे घर में टिकी हुई है। बातें तो बहुत सी है, पर मेरी जबानी उनको सुनना शायद तुमको अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर होगा तुम खुद ही उनको जानो, अमली चाचा ने कहा। अमली चाचा की बातों से नरेंद्र हक्का बक्का था। उसने सोचा नहीं था कि उसका एक सवाल कई दूसरे सवालों को जन्म दे देगा। सवाल भी ऐसे जो उसकी अपनी जिंदगी से जुड़े थे। अमली चाचा की बातों से यह भी लगता था कि वह बहुत कुछ उससे छिपा भी गया है। अब नरेंद्र की समझ में आने लगा था कि होश संभालने के बाद वह जिस खामोश औरत को अपने घर में देखता आ रहा है वह कौन है? वह भी कुदेशन है। लेकिन सवाल तो कई थे। यदि मेरा बापू कभी माँ की रजामंदी से कुदेशन लाया था तो आज माँ उससे इतना बुरा सलूक क्यों करती है? अगर वह कुदेशन है तो मुझको देखकर रोती क्यों है? जरा सा मौका मिलते ही मुझको अपने सीने से चिपका कर चूमने चाटने क्यों लगती थी? वह माँ की मौजूदगी में वह ऐसा क्यों नहीं करती थी? क्यों डरी डरी और सहमी सी रहती थी? वह माँ के वजूद से
फिर अमली चाचा की इस बात का क्या मतलब था कि अपने घर की कुछ बातें खुद ही जानो तो बेहतर होगा। ऐसी कौन सी बात थी जो अमली चाचा जानता तो था, किंतु अपने मुंह से उसको बतलाना नहीं चाहता था। एक सवाल को सुलझाने निकला नरेंद्र का किशोर मन कई सवालों में उलझ गया। उसको लगने लगा कि उसके अपने जीवन से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता। अमली चाचा से नई जानकारियां मिलने के बाद नरेंद्र के मन में इतना ज़रूर ठान लिया था कि वह एक बार माँ से घर में रह रही कुदेशन के बारे में ज़रूर पूछेगा। कुदेशन के कारण अब सुरजीत के घर में बवाल बढ़ गया था। सुरजीत की माँ कुदेशन को घर से निकालना चाहती थी, मगर उसका बाप इसके लिए तैयार नहीं था। इस झगड़े में सुरजीत की माँ के दबंग भाइयों के कूदने से बात और भी बिगड़ गई थी। किसी वक्त भी तलवारें खींच सकती थी। सारा गांव इस तमाशे को देख रहा था। वैसे भी यह गांव में इस तरह की कोई नई या पहली घटना नहीं थी। जब सारे गांव में सुरजीत के घर आई कुदेशन की चर्चा थी, तो नरेंद्र का घर इस चर्चा से अछूता कैसे रह सकता था। नरेंद्र ने भी माँ और सिमरन बुआ को इसकी चर्चा करते सुना था, लेकिन काफ़ी दबी और संतुलित जबान में इस चर्चा को सुनकर नरेंद्र को लगा था कि उसके माँ से कुछ पूछने का वक्त आ गया है। एक दिन जब नरेंद्र स्कूल से वापस घर लौटा तो माँ अपने कमरे में अकेली थी। सिमरन बुआ किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी और बापू खेतों में था। नरेंद्र ने अपना स्कूल का बस्ता एक तरफ रखा और माँ से बोला, एक बात बतला माँ, गाय भैंस बांधने वाली जगह के पास बनी कोठरी में जो औरत रहती है वह कौन है? नरेंद्र के इस सवाल पर उसकी माँ बुरी तरह से चौंक गई और पल भर में ही माँ का चेहरा आशंकाओं के बादलों में घिरा नजर आने लगा। तू यह सब क्यों पूछ रहा है? नरेंद्र को बाह से पकड़ झकझोरते हुए माँ ने पूछा। सुरजीत के घर में उसका बापू एक कुदेशन ले आया है। लोग कहते हैं हमारे घर में रहने वाली यह औरत भी एक कुदेशन है। क्या लोग ठीक कहते हैं माँ? नरेंद्र का यह सवाल पूछना था कि एकाएक आवेश में माँ ने उसके गाल पर चाटा जड़ दिया और उसको अपने से परे ढकेलती हुई बोली, तेरे इन बेकार के सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वैसे भी तू स्कूल पढ़ने के लिए जाता है या लोगों से ऐसी वैसी बातें सुनने? तेरी ऐसी बातों में पढ़ने की उम्र नहीं। इसीलिए खबरदार, जो दोबारा इस तरह की बातें कभी घर में की तो मैं तेरे बाबू से तेरी शिकायत कर दूंगी। नरेंद्र को अपने सवाल का जवाब तो नहीं मिला, मगर अपने सवाल पर माँ का इस प्रकार आपे से बाहर होना भी उसकी समझ में नहीं आया। ऐसा लगता था कि उसके सवाल से माँ किसी कारण डर गई और यह डर माँ की आंखों में उसे साफ नजर आता था। नरेंद्र के माँ से पूछे इस सवाल ने घर के शांत वातावरण में एक ज्वार भाटा ला दिया। माँ और बापू के परस्पर व्यवहार में तलखी बढ़ गई थी और सिमरन बुआ तलक होते माँ और बापू के रिश्ते के बीच में बचाव की कोशिश करती थी। माँ और बापू के रिश्ते में बढ़ती तलखी की वजह कोने में बनी कोठरी में रहने वाली वह औरत ही थी, जिसके बारे में अमली चाचा का कहना था कि वह एक कुदेशन है। माँ अब उस औरत को घर से निकालना चाहती है। नरेंद्र ने माँ को इस बारे में बापू से कहते भी सुना। नरेंद्र को ऐसा लगा कि माँ को कोई डर सताने लगा है। बापू माँ के कहने पर उस औरत को घर से निकालने को तैयार नहीं है। नरेंद्र ने बापू को माँ से कहते सुना था, इतनी निर्मम और स्वार्थी मत बनो। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। वह लाचार और बेसहारा है, कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, मगर मैं अब उसको इस घर में एक पल भी नहीं देखना चाहती हूँ। नरेंद्र भी इसके बारे में सवाल पूछने लगा है। उसके सवालों से मुझको डर लगने लगा है। कहीं उसको असलियत मालूम हो गई तो क्या होगा? माँ की बेचैन आवाज़ में साफ कोई डर था। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में किसी वहम का शिकार हो गई हो। हमें इतना कठोर और एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। इसको घर से निकालने पहले जरा सोचो कि इसमें हमें क्या दिया है और बदले में हमसे क्या लिया। सिर छिपाने के लिए एक छत और 2 वक्त की रोटी, क्या इतने में भी हमें यह महंगी लगने लगी है? जरा कल्पना करो, इस घर को एक वारिस नहीं मिलता तो क्या होता? एक औरत होकर भी तुमने दूसरी औरत का दर्द कभी नहीं समझा। तुमको डर है
उस औलाद के छीनने का जिसने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया। जरा इस औरत के बारे में सोचो जो अपनी कोख से जन्म देने वाली औलाद को भी अपने सीने से लगाने को तरसती है। जन्म देते ही उसके बच्चे को इसलिए उससे जुदा कर दिया गया ताकि लोगों को यह न लगे कि उसकी माँ तुम हो, तुमने ही उसको जन्म दिया है। इस बेचारी ने हमेशा अपनी जबान बंद रखी है तुम्हारे डर से। यह कभी अपने बच्चे को भी जी भर के देख तक नहीं सकी। इस घर में वह तुम्हारी रजामंदी से ही आई थी। हम दोनों का स्वार्थ था इसको लाने में। मुझको अपने बाप की जमीन जायदाद में से अपना हिस्सा लेने के लिए एक वारिस चाहिए था और तुमको एक बच्चा। इसने हम दोनों की ही इच्छा पूरी की। इस घर की चार दीवारी में क्या हुआ था यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जानता। बच्चे को जन्म इसने दिया मगर लोगों ने समझा तुम माँ बनी हो। कितना नाटक करना पड़ा था एक झूठ को सच बनाने के लिए। जो औरत केवल 2 वक्त की रोटी और एक छत के लालच में अपने सारे रिश्ते को छोड़ मेरा दामन थाम इस अनजान जगह पर चली आई, जिसको हमने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, पर उसने ना कभी कोई शिकायत की और ना ही कुछ मांगा। ऐसे बेज़बान, बेसहारा और मजबूर को घर से निकालने का अपराध ना तो मैं कर सकता हूँ और ना ही चाहूँगा कि तुम करो। किसी की बद्दुआ लेना ठीक नहीं। नरेंद्र को लगा था कि बापू के समझने से बिफरी हुई माँ शांत पड़ गई थी, लेकिन नरेंद्र उनकी बातों को सुनने के बाद अशांत हो गया था। जाने अनजाने में उसके अपने जन्म के साथ जुड़ा एक रहस्य भी उजागर हो गया था। अमली चाचा जो बतलाने में झिझक गया था वह भी शायद इसी रहस्य से जुड़ा था। अब नरेंद्र की समझ में आने लगा था कि घर में रह रही वह औरत जो कि अमली चाचा के अनुसार एक खुदेसन थी, दूर से क्यों उसको प्यार और हसरत की नज़रों से देखती थी, क्यों जरा सा मौका मिलते ही वह उसको अपने सीने से चिपका कर चूमती और रोती थी। वह उसको जन्म देने वाली उसकी असली माँ थी। नरेंद्र बेचैन हो उठा। उसके कदम बरबस उस कोठरी की तरफ बढ़ चले जिसके अंदर जाने की इजाज़त उसको कभी नहीं थी। उस कोठरी के अंदर वर्षों से बेजुबान और मजबूर ममता कैद थी। उस ममता की मुक्ति का समय अब आ गया था। आखिर उसका बेटा अब किशोर से जवान हो गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।